वेलकम टू एस वाई स्टडी पॉइंट। आज का टॉपिक जो है संसद संविधान की जो सीरीज लेके मैं चल रहा हूँ उसका लगभग 8वां टॉपिक जो चल रहा है आज संसद। इससे प्रीवियस मैंने 7 टॉपिक को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप चैनल पर जाके उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक वाइज में उसको प्रैक्टिस करवाते हुए चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करते हुए। तो आज का टॉपिक है संसद। अब भारतीय संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या अभी तक बने हैं उन सारे टॉपिक को मैं एक साथ प्रैक्टिस के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए रखने चल रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है, ली गई थी। मतलब आप नॉर्मली से देख लीजिए कि संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में लगभग बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे देशों से ली गई हैं, उसी में से बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो किस देश से ली गई है। तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से ही संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी है, आपको नॉर्मली आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है 530, 545, 540 या 550। बेसिकली आप लोगों को ये आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस मैक्सिमम संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है 552। लेकिन इसमें बोला है निर्वाचित सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 550। निर्वाचित 550 और 2 जो होते थे वो अपॉइंटमेंट किए जाते थे सदस्य। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आंसर देना है। तो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 550। अब 550 इसमें से देख लेते हैं निर्वाचित, जिसमें से 530 जो होंगे वो कहाँ से होंगे, राज्यों से हैं, और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश से हैं। प्रेजेंट टाइम में ओनली 545 थे, जिनमें से 543 निर्वाचित होते थे और 2 जो होते थे अपॉइंटमेंट होते थे। लेकिन आंग्ल इंडियन का पद लगभग खत्म कर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन आपके सामने है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य होता, मतलब सदन होता है, या कभी विघटन नहीं होता। जबकि लोकसभा विघटन होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये एक अस्थायी सदस्य है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन इसमें 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1950, 1951, 1952 या 1953। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में। प्रथम जो स्टार्टिंग हुआ था कब, 1952 में हुआ था। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। लोकसभा के वेतन और भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, वेतन आयोग, मंत्रिमंडल या संसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है, जो कि रिलेटेड है अनुच्छेद 97 से। अनुच्छेद 97 में ही कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा। अब सभापति या उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति हों या उपसभापति हों, लोकसभा के अध्यक्ष हों या उपाध्यक्ष हों, इन सब का वेतन और भत्ता का निर्धारण जो है संसद द्वारा किया जाएगा, जो कि दूसरी अनुसूची से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, योजना आयोग या वित्त मंत्री। इनमें से सही आंसर क्या हो सकता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है।
तो आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगी? इसको इसी को बोलते हैं CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। भाग 5 में ही अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक में बात की गई है CAG की, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जिसकी नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब इनका काम क्या होता है? संघ में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं अपने जो भी परीक्षक होता है, जो कि लेखा जोखा इनका होता है, ये इसको उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। किस सदन का अध्यक्ष उस सदस्य का सदस्य नहीं होता? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सदन का अध्यक्ष जो होता है उस सदन का मेंबर नहीं होता है? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। राज्यसभा का अध्यक्ष को सभापति बोलते हैं, जो कि कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब इसके निर्वाचन मंडल की मैंने पहले बात कर ली है कि दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो चाहे अपॉइंटमेंट हो, दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और इनका जो मतदान प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। मंत्री परिषद किन से मिलके, मतलब किन से मिलके बनती है मंत्री परिषद? अब इसमें कौन सा शामिल नहीं होता है आपको ये बताना है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव या स्वतंत्र प्रभार मंत्री? इसमें शामिल नहीं होते हैं कैबिनेट सचिव इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री, इन सब लोग शामिल होते हैं मंत्री परिषद में। अनुच्छेद 75(1) के का के अनुसार 75(1) के का के अनुसार जो बात की गई है वो ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 15% से अधिक नहीं हो सकती है। इसको जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। ये कहा गया था कि जितने टोटल मेंबर हैं उनके 15% से अधिक संख्या मंत्रिपरिषद की नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी रिलेटेड मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा ही किसी भी विधेयक को धन विधेयक है कि नहीं इसको प्रमाणित किया जाता है। तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में रखा गया है, अनुच्छेद 110 में रखा गया है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है कि ये एक धन विधेयक होगा या नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? प्राक्कलन समिति के बारे में हम थोड़ा डिटेल देखेंगे अभी। दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा से, राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से या इनमें से कोई नहीं। तो प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्यों से। लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही प्राक्कलन समिति का गठन होता है। अब प्राक्कलन समिति एक अस्थायी एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति माना जाता है, सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और इनमें सारे सदस्य जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। इनमें सारे सदस्य क्या होते हैं? कहाँ से? लोकसभा से होते हैं। अब इन्हीं में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यहाँ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जो कि कहाँ के सदस्य होते हैं? लोकसभा के। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के किस सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए?
आपके सामने ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है, कितने सदस्य होने चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है सदन की कुल सदस्य का 2/3, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/3, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/6वां भाग, या सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। तो सदन में विपक्ष की मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, विपक्ष के पास कितना मत होना चाहिए, कितने लोग विपक्ष में होने चाहिए, जिससे पता चले कि यह विपक्ष में है, विपक्षी दल की भूमिका निभाएंगे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10वां भाग। 1/10वां भाग लोकसभा में लगभग मान के चलिए 550 सीट है, तो 1/10वां भाग हो जाएगा 55 सदस्य। कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए किसी विपक्षी दल की मान्यता के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है। 108 में ही बात की गई है संयुक्त बैठक की, 108 में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बनता है, किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया जाता है कब? जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाए, कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर दी गई है कि वो संयुक्त बैठक बुला सकता है, वो भी अनुच्छेद 108 के अनुसार। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। और संयुक्त बैठक की आहूत किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहां से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो मैं संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की जो लोक लेखा समिति होती है, इसका अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। सेम टू सेम लोकसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और इसी को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोला जाता है। लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति का प्रोविजन किया जाता है तो उस समिति को हम क्या कहते हैं? आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं स्टैंडिंग समिति, तथर्थ समिति, संयुक्त समिति, या स्थायी समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं तथर्थ समिति या अस्थायी समिति भी बोलते हैं। दोनों चीजें बोल सकते हैं। तो जो भी गठन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तथर्थ समिति या अस्थायी समिति इसको बोला जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति, या इसी को बोलते हैं कोरम, क्या है? लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए लोकसभा चलेगी, वो उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितनी गणपूर्ति होती है, इसी को कोरम बोला जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है 1/6वां भाग, 1/8वां भाग, 1/10वां भाग, या 1/5वां भाग। तो बेसिकली बात है, अनुच्छेद 103 में कहा गया है, 100 के 3 में बोला गया है कि लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए जो गणपूर्ति होनी चाहिए, जो कोरम होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 1/10वां भाग होना चाहिए। 1/10वां भाग होना चाहिए। बेसिकली 250 राज्यसभा में और 550 लोकसभा में। तो राज्यसभा में कम से कम उपस्थिति होनी चाहिए 25 सदस्यों की, और कम से कम लोकसभा में होनी चाहिए 55 सदस्यों की, 55 सदस्यों की, क्योंकि राज्यसभा का 1/10वां भाग लगभग 25 आएगा और लोकसभा का 1/10वां भाग 55 आएगा। तो कम से कम इतने लोगों की उपस्थिति होने पर ही अपेक्षित मतलब कार्यवाही आगे बढ़ेगी, आगे उसको सदन चलेगा। कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है? इसमें से कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, या अनुच्छेद 249? तो आपके सामने ऑप्शन चारों दिख रहे हैं, इसमें सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 में ही बोला गया है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार देता है।
यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक की आवश्यक है? कम से कम एक वर्ष में कितनी बैठक जरूरी है संसद की? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन की आहुति करेगा, और किंतु इसके एक सत्र में अंतिम बैठक और प्रथम बैठक के बीच में अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इस वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है पूरे साल भर में। यहाँ से आपको इतनी, अब देखिए मेनली देखा जाए तो संसद में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन सा? अब इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। इसमें क्या जाता है, सबसे पहले होता है कि बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक चलता है, फिर मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक चलता है, शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से लेके दिसंबर तक चलता है। तो ओवरऑल संसद की कम से कम बैठक एक वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है। संसदीय व्यवस्था में शून्य काल किस देश की देन है? संसदीय व्यवस्था में जो शून्य काल लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? आपको यहाँ पे ये आंसर देना है। भारत की है, भारत की देन है, अमेरिका की देन है, ब्रिटेन की देन है या स्विट्जरलैंड की देन है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। तो शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की देन है। तो भारतीय संसद में जो शून्यकाल की चर्चा हो गई है होती है वो भारत की देन है। अब शून्यकाल का टाइमिंग क्या होता है? तो शून्यकाल के मतलब इसमें प्रश्नकाल, स्टार्टिंग में जब सदन स्टार्ट होता है तो प्रश्नकाल होता है, और प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होता है शून्यकाल। कब से प्रारंभ होता है? 12 बजे से प्रारंभ होता है शून्यकाल। अब इसमें कोई भी संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के लिए उसमें अपना प्रश्न उठा सकता है। अब लोकसभा को 1962 में भारतीय संसद प्रक्रिया में शामिल किया गया था। 1962 में शून्यकाल को कब शामिल किया गया? 1962 में शामिल किया गया था। कहाँ पे? भारतीय संसद में, जो कि टाइमिंग क्या होती है? 12 बजे के बाद, प्रश्नकाल के जस्ट बाद स्टार्ट होता है शून्यकाल। यह क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में, 1952 में, 1950 में या 1954 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था कब? 1952 में। 1952 में ही लड़ा गया था लोकसभा का पहला चुनाव। तो यहाँ पे आपको इतनी जानकारी। अब फिर पहला चुनाव लड़ा गया था तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जीवी मावलंकर। कौन बनाए गए थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। तो ये रही हमारी आज की वीडियो जो कि रिलेटेड थी इंडियन पार्लियामेंट से, भारतीय संसद से। तो ये जो सीरीज चल रही है भारतीय संविधान की, इसमें से टॉपिक वाइज में इसको प्रैक्टिस के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट आ रहा, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, एक्सप्लेन में जो कर रहा हूँ वो कैसा लग रहा है आपको, अपना सुझाव सही गलत जो भी आपको समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर तरीके से पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।